लोग 2021 का जो पीटी था उसमें हम लोग 7 सवाल किए थे ना, ये 8वां सवाल है। कहाँ चला गया? ये 8वां सवाल है, रामसर से संबंधित है। तो कई बार आपको रामसर से संबंधित जो नया हम लोग करंट अफेयर में डाले हैं, किसको रामसर स्थल भारत में घोषित किया गया, उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर दरोगा के सेट में एक रामसर स्थल से सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक, आप रामसर स्थल को पढ़ के जरूर जाइए, जो हाल फिलहाल में जिसको रामसर घोषित किया गया हो। चलिए, सवाल मेरा है कि निम्न में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, एक समझौता हुआ था, और उसी के तहत पूरे विश्व में जहाँ भी आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसकी संरक्षण की बात की गई थी। और भारत 1982 में इस समझौता पर हस्ताक्षर किया था और 1982 से ये सदस्य बना था। और जब 82 से बना तो भारत का पहला जो रामसर स्थल घोषित हुआ था वो चिल्का झील हुआ था, दूसरा जो हुआ था केवलादेव हुआ था। ठीक है साहब। सबसे बड़ा रामसर स्थल आपको बताए थे, कौन सा था? सुंदरवन का क्षेत्र। और सबसे छोटा कौन था? रेणुका था। चलिए साहब, बस इतना ही, बाकी सारे चीज़ बताए हुए, सवाल रिपीटेड है साहब। चलिए, उतना ही बात फिर से हम देखिए डाल दिए हैं, ऐसे डालना नहीं चाहिए था हमको। चलिए, यूनेस्को के नेतृत्व में ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और इसी समय से रामसर स्थल क्या कहते हैं घोषित किया जाना शुरू हो गया था। भारत रामसर समझौता पर 1982 में को स्वीकारा था, यानी हस्ताक्षर किया था। भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन था? चिल्का झील, जो उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का झील ओडिशा में पड़ता है। यह एक प्रकार का, किस प्रकार का झील है? ये लैगून झील है। किस प्रकार का झील है? लैगून झील है। और ये खारा पानी का झील है, खारे पानी का झील है साहब, इस बात को याद रखेंगे हम लोग। चलिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? कांवरताल झील बना है, कांवरताल झील बना। दूसरा बना है फिर क्या? दूसरा कोई बिहार में अभी तक नहीं, अभी तक बिहार में यही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी को यह बैठक हुआ था, तो इसी वजह से 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितना? 75 रामसर स्थल है। चलिए, सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, तथा सबसे छोटा कौन सा है? रामसर रेणुका वेटलैंड है साहब। बस इतना पॉइंट याद रखेंगे। बाकी रामसर जो घोषित किया गया था वर्तमान में, वो करंट अफेयर में हम लोग पढ़ाए हुए हैं। ठीक है साहब, उसको देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? चलिए, आम्र वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा होती है तो अलग अलग जगहों पे हम लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है, आम्र वर्षा, कहाँ पे जानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। केरल में ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा बोलते हैं। क्योंकि आम्र वर्षा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय जो केरल में वर्षा होती है तो आम के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अब कर्नाटक में जाइएगा तो कर्नाटक में ये वर्षा कॉफ़ी के लिए काफ़ी क्या कहते हैं लाभदायक होती है। इसी वजह से कर्नाटक में उसको हम लोग कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। कई बार पूछा गया सवाल है और यहाँ से पूछा जाता है। और केरल में हम लोग क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा बोलते हैं। ठीक है साहब, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। चलिए, इसका आंसर हो जाता है केरल या फिर दक्षिण भारत। ठीक है, दोनों ऑप्शन रहे तो दोनों ढंग से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है, गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? नॉर्थवेस्टर। पूर्वी भारत का मतलब ये हो गया कि जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, उत्तर पूर्व। उड़ीसा में भी इसको नॉर्थवेस्टर के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और बंगाल में इसे क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। मतलब ग्रीष्म काल में जो हवाएं चलती हैं जिसके कारण ये वर्षा होती हैं, तो उसको हम लोग पूर्वी भारत में नॉर्थवेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थवेस्टर, बहुत ही वीवीआई है। और बंगाल में इसे हम लोग काल वैसाखी कहते हैं। तो ये काल वैसाखी तो कई बार पूछा गया है साहब। चलिए, इस तरह के ग्रीष्म काल में होने वाले वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम
या कॉफ़ी वर्षा कहते हैं, तथा केरल में क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है साहब। ग्रीष्म काल में उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत का मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सारे का क्षेत्र होगा, गुजरात का थोड़ा सा क्षेत्र, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क हवाएं चलती है, जैसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में जो शुष्क हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, उसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है ग्रीष्म काल में। और उत्तरी भारत सहित ऋतु ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। तो मतलब उत्तरी भारत जो है, देखिए उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है, कई बार आएगा कि उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में वर्षा किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ, किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ या क्या बोलेंगे, जेट स्ट्रीम के कारण होती है। और राजस्थान में जब इस तरह की वर्षा होती है इस विक्षोभ के कारण, तो इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान में मावट कहा जाता है। जिस तरह से अभी केरल में पूछा, तो याद रखिएगा कि गर्मी के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर क्या होती है, तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तटों पर जो वर्षा होती है वो लौटती मानसून, या उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून। देखिए साहब थोड़ा सा समझिएगा कि उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। देखिए हवाएं जब भी मानसूनी हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं जब भी आती है, देखिए ये भूमध्य रेखा है, पता है भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है ये क्या होता है कि गर्म हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जब सीधी पड़ती है ना, ये लगभग आपको जून जुलाई के आसपास में, मई जून के आसपास में, तो यहाँ की जो है सो टेम्परेचर अधिक हो जाता है। यहाँ का जब टेम्परेचर, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा समुद्र के बीच से गुजरती है, हिंद महासागर वगैरह से। तो अब देखिए भूमध्य सागर से जब ये होकर के गुजरती है रेखाएं, भूमध्य सागर गुजरती है जब ये समुद्र के बीचों बीच से, होता क्या है कि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी, तो इसके ऊपर का जो हवा होगा, जो समुद्र के ऊपर का हवा, वो हवा गर्म हो जाएगा ना। और ये गर्म होने के बाद क्या होगा, ऊपर उठेगी। और उसके बाद आपको पता है कि कर्क रेखा पर भी बाद में जा कर के जून जुलाई के आसपास कर्क रेखा पर सूर्य क्या होने लगती है, लंबवत चमकने लगती है। तो इसका मतलब अब यहाँ का क्षेत्र गर्म होगा, क्योंकि सूर्य तो अपना डायरेक्शन बदल लिया, और यहाँ का हवा क्या हो गया, गर्म होकर के विषुवत रेखा का हवा उठ गया, ऊपर उठ गया। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर गर्म होगा तो वो क्या होगा, ऊपर उठना चाहेगा। आप कुकर को जब गर्म करते हैं, पानी डालते हैं, सीटी मरवाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि बोलता है कि नहीं भाप हम आज नीचे जाएंगे, बोलता है, हमेशा भाप कहाँ जाता है, ऊपर। गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा। तो वही बात है, यहाँ का हवा जो है ना, पानी के साथ साथ खुद गर्म होकर, क्योंकि पानी भी गर्म हुआ तो नमी होगा, वो नमी को लेकर के हवा बहुत गर्म हो गया तो चल जाएगा कहाँ, ऊपर। और जब ये ऊपर चला जाएगा तब तक क्या होता है कि यहाँ का क्षेत्र, सूर्य घूम करके चलाता है कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर चला आया तो यहाँ मिट्टी का क्षेत्र है, तो यहाँ का भी जो मिट्टी में सटा हुआ हवा होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो ये भी हवा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। अब देखिए ये हवा उठ गया ऊपर और सूर्य घूम के कहाँ चला आया, कर्क रेखा पे, तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, नॉर्मली ठंडा हो जाएगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य आ गया, यहाँ पर अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ गर्म अधिक हो जाएगा, यहाँ ठंडा तो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ठंडा रहेगा, तो यहाँ फिर हवाएं आ जाएगी। लेकिन यहाँ की हवाएं क्या हो गई, उठ गई। और यहाँ की जो हवाएं उठी हुई है, तो यहाँ का हवा जब उठ गया तो यहाँ का हवा क्या होता है कि यहाँ पर जब हवा सब उठ गई तो यहाँ खाली स्थान को भरने के लिए सारी हवाएं क्या हो जाती है, दौड़ जाती है, इस तरफ चली जाती है। तो इसी वजह से ये हवाएं क्या होती है कि इस तरह से घूम करके आती है। देखिएगा यहाँ से जब चलती है ना तो हवाएं इस तरह से भारत में प्रवेश करती हैं। और भी हम लोग मानसूनी चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, इस तरह से प्रवेश करती है, ठीक है, अरब सागर से प्रवेश करती है इस तरह से। अब बताइए इस तरह से प्रवेश करती है तो हम किस दिशा को बोल सकते हैं, ये दक्षिण बोल सकते हैं, दक्षिण बोल सकते हैं। देखिए ऐसे हो के ऐसे हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं, पश्चिम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और इसको बोलते हैं आती हुई मानसून। क्या बोलते हैं, आती हुई मानसून। और ये जब हिमालय से टकराती है ना तो इस तरह से अरब सागर की हवाएं और हिमालय से टकराने के बाद ये हवाएं इस तरह से क्या जाती है,
मुड़ जाती हैं। इधर से आई, यहाँ पे टकरा गई और इस तरह से क्या हो गई, मुड़ गई। जब मुड़ गई ना, तो मुड़ने के क्रम में क्या होता है कि देखिए इसका दिशा क्या हो गया, उत्तर और पूर्व। किधर से आ रही है, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। तो इसको बोलते हैं लौटती मानसून। इधर से आई और इधर से लौटी, तो इसको क्या बोलेंगे, लौटती मानसून। आया समझ में, लौटती मानसून। तो जब ऐसे लौटती है ना, तो तमिलनाडु, क्योंकि बंगाल के खाड़ी के बगल में है, तो तमिलनाडु के तट को हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। तो ये तमिलनाडु में, या फिर बोलेंगे कि कोरोमंडल तट पे सबसे अधिक लौटती हुई मानसून क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। जाती है ये गर्मी के दिन में, और लौटते लौटते क्या होता है कि ठंडा आ जाता है। समझ रही, इस हवा को लौटने में टाइम लगता है और ठंडा आ जाता है। इसी वजह से ये क्या करता है कि ये हवाएं क्या करती है कि जो ठंडा के दिनों में ही वर्षा करवा देती है। कहाँ, तमिलनाडु के तटों पर। तो कई बार सवाल आता है कि शीत ऋतु में या ठंडा के मौसम में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किसके कारण होती है, तो क्या बोलेंगे, लौटती मानसून के कारण। किसके कारण, लौटती मानसून के कारण। इस बात को याद रखेंगे। और लौटती मानसून को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्लियर हो गया साहब, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण, दक्षिणी पश्चिमी के कारण होती है, क्योंकि यही मुख्य मानसून है। ठीक है साहब, चलिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मानसिन राम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और मानसून के कारण होती है जो लगभग कितना होता है, 1141 एम वार्षिक होता है वर्षा। ठीक है, ये मेघालय के मानसिन राम में। ठीक है साहब, चलिए। औसतन है, ये औसतन जो है सो 1141 सेंटीमीटर सालाना होती है। अरावली श्रेणी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। क्योंकि आपको बताया कि इस तरह से मानसूनी हवा आती है, इस तरह से। अब बताइए कि अरावली श्रेणी का विस्तार इस प्रकार से है, क्या हवाएं इसमें टकरा पाएंगी क्या? जब हवाएं इसमें नहीं टकरा पाएंगी, क्योंकि वर्षा क्यों होती है, क्योंकि वो हिमालय के क्षेत्रों में जब आती हैं तो ये हवाएं टकरा जाती है। और ये हवाएं जब टकराती है, क्योंकि ये भारी हवा होती है, अपने साथ नमी को, पानी को साथ में लाती हैं। तो टकराने के बाद मान लीजिए कि आप सर पे बोझा लेके जा रहे हैं, बहुत भारी बोझा है, मतलब इतना बोझा है ना कि आप पूरा एकदम परेशान हैं। और आप में क्या हो गया कि कोई आया टकरा गया, तो आप जल्दी गिर जाइएगा, या खाली हाथ है तब टकरा गया तो जल्दी गिरिएगा, जब बोझा आपके साथ है। वही बात है, ये पानी बोझ ले, ये हवा जो है ना अपने साथ पानी का बोझ लेकर के चलती हैं। और यहाँ आते आते इसके, क्योंकि भूमध्य रेखाएं से आती है, तो हजारों किलोमीटर दूरी तय क्या आती है, और वहाँ का जितना भी हवा रास्ते में मिलता है सबको उठा के ले आता है। ऐसा नहीं बात है। और सारे हवाएं और सारे नमी को उठा के लाता है, और जिसके कारण इतना दूरी आने के कारण ये सारे जो है सो नमी को उठा के लाता है और भारी हो जाता है, जिसके कारण हिमालय में टकराने के बाद यहाँ पर भारी वर्षा होती है। ठीक है साहब। लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी क्या है कि सीधा एकदम समानांतर है, हवाओं के समानांतर है, जिसके कारण ना तो टकरा पाती है और सीधे हवाएं निकल जाती है किधर की तरफ, हिमालय की तरफ, जिसके कारण हिमालय से टकराकर हिमालय की तरफ वर्षा करवाती हैं। लेकिन अरावली समांतर होने के कारण अरावली के क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पर मरुस्थल का विकास हुआ है। मरुस्थल का विकास क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर वर्षा सही से नहीं हो पाता। आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कई एक दो महीना तक बारिश नहीं होता है, तो आप देखिएगा कि धूल कण पूरा डस्ट वगैरह एकदम उड़ने लगता है। और जहाँ कभी बारिश ही नहीं होता है सही से, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, वहाँ तो और मरुस्थल बनेगा ना। इस तरह की चीज़ें हैं साहब। ठीक है ना साहब, इतना बातें हम लोगों को इससे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? देखिए साहब, ये ट्रैक पकड़ लिया है। पूछना चाहिए था इसको 11 को, लेकिन आप देखिए बीपीएससी वाला भी और ये भी दोनों जानबूझ के बदमाशी करता है। जानबूझ पूछना चाहिए उसको 11 वाला, मतलब आप 30 साल का पूछ रहे हैं। जनसंख्या अब आएगा क्या कहते हैं 21 वाला अब आएगा। आप पूछ रहे हैं 1 वाला। अभी 2223 में एग्जाम हुआ है, तो उसमें पूछा 1 वाला, तो 11 वाला जनगणना करवे काहे किए थे, नहीं करते। सीधा बात है, गजब हाल है। मतलब जानबूझ के इतना बैक का पूछता है। जनगणना है, करेंट चीज़ है, करेंट से जुड़ा हुआ, तो आप 10 साल, ऐसे ही 10 साल का ड्यूरेशन होता है। 11 से 21 तक आपको वही जनगणना रटना है। आप पूछ रहे हैं 21 का, तो इसका मतलब क्या बताएं, क्या सोचना चाहता है पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, जो पूछना है पूछे। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1029 मिलियन। 1029 मिलियन। चलिए साहब 1029 मिलियन। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या
29 मिलियन थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 मिलियन थी। आधुनिक 121 मिलियन, 121 करोड़ इतना करोड़ थी। आधुनिक जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। 1872 में आपको पता है कि लॉर्ड मेयो को चाकू से भी मार दिया गया था 1872 में। ममिया दिया नहीं, चलिए ट्रिक से याद करवाए थे नहीं, चलिए एल्गिन को अलगा दिया था, चलिए दफना दिया था उसको। इसके बारे में बोल रहा है कार्नवालिस को। हाँ देखिए, गाजीपुर में गाड़ दिया, एल्गिन को अलगा दिया, मेयो को ममिया दिया, है ना। चलिए नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। भारत में पहली बार 1872 में हुआ, लेकिन लगातार नियमित जनगणना जो हुआ 1881 से शुरू हुआ। और भारत में पहली बार जाति के आधार पर यानी जातिगत जनगणना जो है सो ये 1931 में शुरू हुआ था। इस बात को साहब हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी भी हम लोग उठाते हैं जातिगत जनगणना करिए, कितना कौन सा जाति है, इस तरह का बिहार में शायद स्टार्ट भी हुआ है, तो इस तरह का चीज़ें हैं। चलिए साहब, तो बाकी हम लोग क्या करेंगे कि 2011 का, क्योंकि जनगणना से पूछा और सवाल एक आध आता है, तो 2011 का जनगणना हम लोग थोड़ा सा अब देख लेंगे, ठीक है साहब। हमको नहीं लगता, क्योंकि 23 वाला अब शुरू हो गया है जनगणना, 21 वाला, तो अब हमको नहीं लगता है कि एक वाला जाएगा, लेकिन जाएगा भी तो हम लोग नहीं होगा तो वो भी करवा देंगे, क्योंकि कोई ठिकाना है ना। ये वाला एक वाला नहीं पूछेगा। अब देख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन 2011 का जनगणना पहले हम लोग कर लेते हैं। 2011 का जनगणना हम लोग ना यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो बार बार एक गीत को कितने जगह आएंगे जनगणना वाला, तो थोड़ा सा जा करके 2011 वाला एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर फ़ायदा लगे कि हो सकता है तो देख लीजिएगा, नहीं अगर लगेगा बैगन की तरह बातर कर रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए साहब, अगला है कि भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। चलिए आंसर क्या जाएगा, कटी बिहू। बिहू कहाँ का है, असम का। चलिए साहब, क्योंकि महोत्सव पूछा है तो याद रखिएगा, नृत्य और महोत्सव यानी पर्व, ये दरोगा का फेमस टॉपिक होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ के जाएंगे। तो अभी आपको भेटाया है महोत्सव, तो थोड़ा सा महोत्सव हम 10-5 को डाल दिए हैं, 10-5 महोत्सव डाल दिए हैं, ठीक है साहब। चलिए तो इसका आंसर हो जाता असम, और इसका महोत्सव हम लोग याद रखेंगे चपचारकूट महोत्सव। चपचारकूट महोत्सव ये कहाँ पे, मिजोरम में। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जो पिछले हुआ था ना ग्रुप डी का एग्जाम जिसका अभी करवा रहा, उसमें ये सवाल पूछा गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड, ये तो अनगिनत बार पूछा गया होगा, अनगिनत बार हॉर्नबिल फेस्टिवल। चलिए, सियांग नदी महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो चपचारकूट महोत्सव मिजोरम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, सियांग नदी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। चलिए, सागा दावा महोत्सव कहाँ पे, सिक्किम में। सागा दावा सिक्किम में। गणेश महोत्सव महाराष्ट्र में। चेराव महोत्सव मिजोरम में। अम्बुबाची महोत्सव गुवाहाटी में। आपको पता है कि कामाख्या मंदिर में ये मेला लगता है, और ये करंट अफेयर में भी हम लोग बताए हैं। चलिए, पोंगल त्यौहार ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये 14 जनवरी से शुरू होता है, 4 दिन का ये मेला होता है साहब। चलिए, पोंगल तमिलनाडु। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये भी आई है, पोंगल वगैरह ये सब भी आई है। चलिए साहब, लोसांग महोत्सव ये सिक्किम में। लोसांग ये सिक्किम में, और किस जनजाति के द्वारा, भोटिया जनजाति के द्वारा। चलिए, उसके बाद कंचोथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में, ये भी हमको लगता है करंट अफेयर में पढ़ाए हैं। चलिए, उसके बाद गणगौर महोत्सव ये राजस्थान में, गणगौर राजस्थान में। लोसार महोत्सव देखिए यहाँ था लोसांग, ठीक है, और यह है लोसार महोत्सव कहाँ, लद्दाख में। ओनम कहाँ है, केरल, ओनम केरल। बाबा गड़िया पूजा त्रिपुरा हो जाएगा गड़िया पूजा का। और सिंगमो महोत्सव, सिंगमो गोवा। देखिए आपको याद रहेगा सिंगमो कुछ पढ़ाए थे हम लोग। हाँ, ये लगेगा अरुणाचल प्रदेश होगा या सिक्किम होगा, लेकिन याद रखिएगा ये गोवा में है, गोवा में मनाया जाता है। चलिए, बतुक्कम महोत्सव तेलंगाना। चलिए साहब,
नवरे महोत्सव कश्मीर, नवरे कश्मीर। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र। उगादी पर्व कर्नाटक, उगादी कर्नाटक। चलिए, तो कर्नाटक में हम लोग कॉफ़ी उगाते हैं ना, कर्नाटक में हम लोग क्या उगाते हैं? कॉफ़ी उगाते हैं। तो याद रखिएगा कि उगाते हैं तो उगादी, ठीक है। उगादी कौन सी? कॉफ़ी, ठीक है। चलिए, सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड। आपको पता है कि सरहुल जो आर्ट्स है इसको जीआई टैग भी दिया गया था। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हरेली महोत्सव, हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़। हरेला महोत्सव उत्तराखंड। हरेला देखिए, हरेली अलग है, हरेला अलग है। चलिए, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश, ये भी करंट अफेयर में बता है। बुमचू मेला ये सिक्किम में। बोनालू मेला तेलंगाना में, ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। थारू जनजाति जो है ना, ये दीपावली को मनाता है, लेकिन ये पर्व के रूप में नहीं, शोक के रूप में मनाता है। क्योंकि ये उस दिन क्या करता है कि अपने पूर्वजों का, अपना जो नेक्स्ट पीढ़ी जिसका डेथ हो गया है, देहांत हो गया है, उसको याद करके ना ये शोक मनाता है। समझ रहे? वो उसको याद करने का ये दिवस है, ठीक है। थारू, थारू जो है सो तराई क्षेत्र में पाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड और यूपी दोनों का जो तराई क्षेत्र है, मतलब हिमालय का तराई क्षेत्र, इन तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। और ये क्या कहते हैं दीपावली को शोक के रूप में इसलिए मनाता है क्योंकि उस दिन वो अपने पूर्वजों को क्या करता है, ये याद करता है, ठीक है। इसी वजह से उस दिन ये शोक के रूप में मनाता है, ठीक है साहब। चलिए, ये हो गया, अंत भला तो सब भला हो गया, बस इतना ही सवाल था।